आज हम चाणक्य के जीवन में प्रवेश करते हैं। प्राचीन विद्वान, रणनीतिकार और राजनीतिज्ञ, जिनकी बुद्धि ने भारतीय राजनीति की नींव रखी। अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और अडिग दृष्टि के लिए जाने जाने वाले चाणक्य की शासन और कूटनीति पर शिक्षाएं आज भी विश्व के नेताओं का मार्गदर्शन करती हैं। हमारे साथ जुड़ें जब हम उस विचारक की विरासत का अन्वेषण करते हैं जिसकी बुद्धि ने साम्राज्य बनाए। लीजेंड्स ऑफ लीडरशिप में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट श्री वर्मा हूं। आज हम 2500 वर्षों पहले की यात्रा पर निकलते हैं, प्राचीन भारत के हृदय की ओर। कल्पना कीजिए, प्रातःकालीन पटना की भीड़-भाड़ वाली शहर की, मंदिरों की घंटियों की आवाज और विद्वानों का जमावड़ा। हमारे साथ एक बहुत ही खास अतिथि जुड़ रहे हैं, आचार्य चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। हमारे साथ हैं वह रणनीतिकार और दार्शनिक हैं जिन्होंने चंद्रगुप्त को मौर्य साम्राज्य की स्थापना करने में मार्गदर्शन किया। चाणक्य, आपके साथ होना सम्मान की बात है। नमस्ते। मुझे यहाँ होने का सम्मान है। आइए शुरुआत से शुरू करते हैं। आप कहाँ और कब जन्मे थे, आचार्य? मैं उत्तरी भारत में चौथी शताब्दी ईसा पूर्व के मध्य के आसपास ब्राह्मण परिवार में जन्मा था। सटीक रिकॉर्ड समय के साथ खो गए हैं, लेकिन परंपरा कहती है कि मैं मगध की राजधानी के पास बड़ा हुआ। मेरे पिता चाणक्य एक ज्ञानी व्यक्ति थे और मेरी माँ ने मुझे विनम्रता सिखाई। बच्चे के रूप में भी मैं सीखने के लिए डेस्टिन्ड था। कथा के अनुसार मैं कुत्ते के दांतों के साथ जन्मा था, जो राजा बनने का संकेत था, जिससे मेरी मां चिंतित हो गई। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, उसने उन्हें तोड़ भी दिया ताकि मैं विनम्र रह सकूं। लेकिन मुझे कभी भी दिखावे की परवाह नहीं थी। मेरा मन ज्ञान पर केंद्रित था। आपने अपनी जानकारी कहाँ पढ़ाई? मैं टैक्सीला में पढ़ाई की, जो युग के सबसे महान विश्वविद्यालयों में से एक था। टैक्सीला, जो अब पाकिस्तान में है, एक प्रसिद्ध शिक्षण केंद्र था। वहां मैंने वेद, राजनीतिक विज्ञान, अर्थशास्त्र, यहां तक कि चिकित्सा और ज्योतिष भी सीखे। मैं सभी विषयों के प्रति जिज्ञासु था। उन्होंने मुझे मार्शल आर्ट्स और राज्यशास्त्र सिखाया, और मैं यहां तक कि ग्रीक और फारसी विचारों के भारत में प्रवेश को भी देखा। मेरे शिक्षक कहते हैं कि मैंने ज्ञान को सोखने की तरह अवशोषित किया, जैसे स्पंज पानी सोखता है। तो आपकी शिक्षा व्यापक थी। क्या आप खुद शिक्षक बन गए? हाँ, अपनी पढ़ाई के बाद मैं राजनीति और अर्थशास्त्र का शिक्षक बन गया। मैं सादा जीवन बिताता था और युवाओं को पढ़ाता था, हमेशा सही कारण की खोज में। तब भी मैं राज्य के कल्याण की सेवा करने की इच्छा रखता था। आपके जीवन ने एक नाटकीय मोड़ लिया जब रॉयल कोर्ट में टकराव हुआ। हमें राजा धनानंद और उस घटना के बारे में बताइए। राजा धनानंदा मगध के शासक थे, एक अत्यंत धनी व्यक्ति, लेकिन साथ ही अत्याचार करने वाला भी। मैं अपने शिक्षा के समर्थन के लिए उनके पाटलिपुत्र के दरबार गया। एक दान समारोह के दौरान धनानंदा ने मुझे उपेक्षा से देखा। उन्होंने मेरे विनम्र वस्त्र का मजाक उड़ाया और मेरे दांतों के स्थान को देखकर हंसे। उन्होंने मुझे सभा से बाहर खींचवा लिया और अपने दरबारियों के सामने मेरी बेइज्जती की। उस समय मैंने कसम खाई कि मैं उसके साम्राज्य के ढहने को देखूंगा। मैंने वहां उसकी निंदा की, उसके पतन की कसम खाई और उसके तख्तापलट की योजना बनाने के लिए जंगल में भाग गया। राजा की उस अभिमान की हरकत ने मेरे अंदर बदले की आग जगा दी। मेजबान, यह साहसिक था तो आप बस वहीं रुक गए? नहीं, मैं जंगल में एक छाया बन गया, संसाधनों और सही साथी की खोज में। धन और पुरुषों की जरूरत थी, लेकिन सबसे जरूरी था एक ऐसा नेता जो धनानंद का स्थान ले सके। राजा का बेटा पब्बता का परीक्षण किया गया, लेकिन उसमें विश्वास की कमी थी। इसके बजाय मैंने चंद्रगुप्त नाम के एक युवा किसान लड़के को पाया। 10 साल का होने के बावजूद उसने बहुत साहस दिखाया। चंद्रगुप्त मौर्य, साम्राज्य के संस्थापक। आप उन्हें मार्गदर्शन करने कैसे आए? मैंने चंद्रगुप्त को एक सरल चरवाहे द्वारा पाले जाते देखा। उस लड़के में एक तेज चमक थी। मैंने उसे और पब्बटा दोनों को परीक्षाओं में डाल दिया। पब्बटा असफल रहा। हालांकि चंद्रगुप्त ने चुनौती मिलने पर तुरंत और निर्णायक रूप से कार्य किया। एक परीक्षा में उसे सोए हुए लड़के को जगाए बिना एक ताबीज प्राप्त करने को कहा गया। चंद्रगुप्त को पता था कि क्या करना है।
और उसने किया। इससे उसकी क्षमता का पता चला। तो आपने चंद्रगुप्त को मार्गदर्शन करने का फैसला किया। हाँ, मैंने उसे अपने संरक्षण में लिया और उसका शिक्षक और रणनीतिकार बन गया। लगभग 1 दशक तक मैंने उसे युद्ध और शासन की सभी कला सिखाई। उसने न केवल सैन्य रणनीतियों को सीखा, बल्कि कूटनीति, प्रशासन और यहां तक कि अर्थशास्त्र भी। वह तेज सीखने वाला था। मिलकर हमने नंद वंश को चुनौती देने की तैयारी की। 7 से 9 वर्षों का प्रशिक्षण, यह प्रतिबद्धता है। फिर क्या हुआ? 321 ईसा पूर्व तक चंद्रगुप्त तैयार था। हमने एक वफादार सेना जुटाई और पटना की ओर मार्च किया। हमने राजा धनानंदा की सेनाओं को चौंका दिया और उन्हें हरा दिया। अंतिम आक्रमण में हमने राजधानी पर कब्जा कर लिया और धनानंदा गिर पड़ा। चंद्रगुप्त ने मगध का सिंहासन संभाला और पहले मौर्य सम्राट बने। मैंने उन्हें प्राचीन अभिषेक समारोह में अभिषेक किया। चंद्रगुप्त सम्राट के रूप में मैंने उनके मुख्यमंत्री और सलाहकार की भूमिका निभाई। चंद्रगुप्त और मेरे बीच हमने प्रशासन का पुनर्निर्माण किया। मगध वह केंद्र बन गया जो मौर्य साम्राज्य में विकसित होने वाला था, जो सिंधु से बंगाल तक फैला था। यह एक महान उपलब्धि थी जिसकी मिसाल भारत ने पहले कभी नहीं देखी थी। एक असाधारण साझेदारी, युग का सबसे बड़ा साम्राज्य, सब एक विनम्र शिक्षक और छात्र से शुरू हुआ। अब आइए आपके प्रसिद्ध ग्रंथ अर्थशास्त्र के बारे में बात करते हैं। आपने इसे क्यों लिखा? साम्राज्य की स्थापना के बाद मैंने महसूस किया कि चंद्रगुप्त को प्रभावी शासन के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका की आवश्यकता है। इसलिए मैंने अर्थशास्त्र लिखा, जिसका शाब्दिक अर्थ है अर्थ का विज्ञान, भौतिक समृद्धि। यह हर वह चीज संकलित करता है जो एक शासक को जाननी चाहिए। अर्थशास्त्र, कानून, सैन्य रणनीति और भी बहुत कुछ। इसके 15 ग्रंथ सरकार के हर चरण को कवर करते हैं, खजाने के प्रबंधन से लेकर न्याय तक। मेरे शब्दों में, एक राज्य चलाना सजा का विज्ञान है, उचित कानूनों और प्रवर्तन के माध्यम से व्यवस्था सुनिश्चित करना। क्या आप उस किताब में हत्या और जासूसी पर भी चर्चा करते हैं? हाँ, अर्थशास्त्र खुलेआम सभी स्तरों पर जासूसों के उपयोग का समर्थन करता है, राज दरबार से लेकर गांव के मुखबिरों तक। ज्ञान शक्ति है। एक राजा को अपने लोगों के विचारों और अपने दुश्मनों की योजनाओं का पता होना चाहिए। यह भी कहा गया है कि राज्य की सेवा में शासक गुप्त तरीकों से खतरों को हटा सकता है। ये विचार कठोर लग सकते हैं, लेकिन इन्हें क्षेत्र की सुरक्षा के लिए आवश्यक माना गया था। कई लोग कहते हैं कि यह माकियावेलियन लगता है। मैं अक्सर भारत का माखियावेली कहा जाता हूं, लेकिन ध्यान दें, अर्थशास्त्र माखियावेली से लगभग 2 सहस्राब्दियों पहले का है। मेरी मुख्य बात सरल है। एक नेता को वही करना चाहिए जो जरूरी हो। राज्य का कल्याण सर्वोपरि है। यदि इसके लिए कठोर कदम उठाने पड़ें, तो ऐसा ही होना चाहिए। इतिहास दिखाता है कि एक राज्य को जीवित रहने के लिए न्याय और व्यावहारिकता दोनों की आवश्यकता होती है। क्या आप अपनी रणनीतिक सोच का एक उदाहरण दे सकते हैं? बिल्कुल। मैंने चंद्रगुप्त को सिखाया कि अपने शत्रुओं से मित्रता न करें, क्योंकि शक्तिशाली दुश्मन के साथ मित्रता खतरनाक हो सकती है। इसके बजाय एक राजा को अपने विरोधियों के गठजोड़ को विभाजित करना चाहिए। मैंने यह भी जोर दिया कि कोई भी, चाहे मंत्री हो या कुलीन, संदेह से ऊपर न हो। दैनिक रिपोर्टें जासूसों से सिंहासन तक पहुंचनी चाहिए। एक प्रसिद्ध कहानी में मैंने चंद्रगुप्त को जहर की छोटी मात्रा दी ताकि वह हत्या से सुरक्षित रहे। यह एक अत्यंत रणनीति थी, लेकिन यह दिखाता है कि शासक की रक्षा के लिए कितनी हद तक जाना पड़ता है। सरकार विश्वास और धोखे को जानने का एक उत्कृष्ट कला है। यह कुछ लोगों के लिए क्रूर लग सकता है। शायद। अर्थशास्त्र वास्तव में कठोर हो सकता है, लेकिन हर उपाय का उद्देश्य दीर्घकालिक में जीवन बचाना था, राजा और उसके लोगों का। अरस्तु से लेकर माचियावेली तक हर महान राजनीतिज्ञ ने माना है कि कभी-कभी कठोर कदम आवश्यक होते हैं। जैसा कि विद्वान कहते हैं, मेरी विधियों की निंदा भी हुई है क्रूरता के लिए और प्रशंसा भी बुद्धिमत्ता के लिए। फिर भी कई लोग मानते हैं कि इन नीतियों के कारण ही चंद्रगुप्त का साम्राज्य कुशलता से चलता था और शासन का एक आदर्श उदाहरण बन गया था। आपकी व्यवहारिकता मुझे सुंतजू या प्लेटो की यथार्थवाद की याद दिलाती है। वास्तव में
अर्थशास्त्र की तुलना प्लेटो की रिपब्लिक या सन त्जू की आर्ट ऑफ वॉर से की गई है। इसका मूल सरल है। एक शासक को दुनिया को जैसी है वैसी ही देखनी चाहिए, न कि जैसी वह चाहता है। तभी वह आवश्यक कार्य कर सकता है। एक सच्चा नेता बड़े हित के लिए कठिन कदम उठाने को तैयार होना चाहिए। आप इतने लंबे समय तक जीवित रहे कि चंद्रगुप्त के पुत्र को सिंहासन पर चढ़ते देख सकें। आप अपनी विरासत को कैसे देखते हैं? मैंने चंद्रगुप्त और उनके पुत्र बिंदुसार दोनों की सेवा की। मेरी मार्गदर्शन में युवा बिंदुसार ने साम्राज्य को मजबूत करना जारी रखा। कहा जाता है कि यहां तक कि युवा अशोक, चंद्रगुप्त का पोता, शुरू में मेरी नीतियों से लाभान्वित हुआ, जब तक कि बाद में उसने अहिंसा को अपनाया। मेरी गर्व की बात है कि हमारे कार्य ने एक ऐसा साम्राज्य बनाया जो स्थायी रहा और भूमि में स्थिरता लाई। सदियों तक मेरा अर्थशास्त्र खो गया था, लेकिन 1905 में इसकी पुनर्खोज का जश्न मनाया गया। तब से इसे विश्व भर में राजनीतिक विज्ञान के महान कार्यों में से एक के रूप में अध्ययन किया जाता रहा है। कुछ इसे माकियावेली के प्रिंस, अरस्तु और प्लेटो की तुलना में सकारात्मक रूप से देखते हैं। यहां तक कि जो लोग मेरी कठोर सलाह की आलोचना करते हैं भी मानते हैं कि मैंने मानव स्वभाव को अच्छी तरह समझा। अंततः यह सहमति है कि मौर्य साम्राज्य एक कुशल सरकार का मॉडल बन गया, मुख्य रूप से उन सिद्धांतों के कारण जिनकी स्थापना में मैंने मदद की। और व्यक्तिगत स्तर पर आप माचियावेली से तुलना किए जाने के बारे में कैसा महसूस करते हैं? मैं इसे ऐसी कंपनी में होने के लिए एक प्रशंसा मानता हूं। लेकिन माकियावेली ने लिखा जब उसके नगर राज्य गिर रहे थे। अर्थशास्त्र एक युवा साम्राज्य के उदय में लिखा गया था ताकि इसे महानता की ओर मार्गदर्शन किया जा सके। हमारे इरादे मेल खाते हैं। एक मजबूत, स्थायी राज्य देखना। यदि रणनीति के छात्र मेरे कार्य से कुछ सीखते हैं तो बस यही मेरी इच्छा है। आइए हम आपकी बाद की जिंदगी के बारे में बात करें। क्या आप अंत तक चंद्रगुप्त के साथ रहे? मैंने चंद्रगुप्त की मृत्यु तक ईमानदारी से सेवा की। फिर मैंने बिंदुसार को सलाह देना जारी रखा। मैंने उम्मीद की थी कि साम्राज्य मजबूत रहेगा, लेकिन दरबारी साजिशें उठने लगीं। आप सेवानिवृत्त हो गए, मैं समझता हूं। हाँ, जैसे जैसे मैं बूढ़ा होता गया, मैं थक गया। अदालत में युवा मंत्री सुबंधु ने झूठे अफवाहों से बिंदुसार को मेरे खिलाफ कर दिया। उसने दावा किया कि मैंने राज परिवार को नुकसान पहुंचाया है। राजा ने मुझ पर शक करना शुरू कर दिया। मुझे एहसास हुआ कि मेरी प्रशासनिक सेवा का समय समाप्त हो रहा है। अपनी परंपराओं का पालन करते हुए मैं अदालत से वापस हट गया। मैं अपने समर्पित ब्राह्मण और अपनी पत्नी के साथ जंगलों में लौट आया। मेरे हृदय में शांति थी, क्योंकि मुझे पता था कि मैंने अपना कर्तव्य निभाया है। एक्रोनिम। किंवदंतियों का कहना है कि मैंने जंगल में भूख से मरने तक उपवास रखा। हर दिन केवल एक चावल का दाना खाया। बिंदुसार ने हमारे विश्वास के बंधन को तोड़ने के बाद लिया गया व्रत। वास्तव में उस युग के कोई रिकॉर्ड नहीं बचे हैं, लेकिन कहानियां धर्म और राज्य कला के प्रति समर्पित एक लंबी जीवन कथा कहती हैं। मैं लगभग 243 ईसा पूर्व निधन हो गया, वर्षों से भरा हुआ। क्या आपका शिष्य राधागुप्त मुख्यमंत्री के रूप में आपका उत्तराधिकारी बना? यदि मैं सही हूं, हाँ, उसने काम जारी रखा। साम्राज्य मजबूत जमीन पर खड़ा था, और यही मेरी अंतिम संतुष्टि है। आचार्य चाणक्य, हमारे साथ अपनी बुद्धि साझा करने के लिए धन्यवाद। नेतृत्व और राज्य कला में आपकी अंतर्दृष्टि आज भी उतनी ही शक्तिशाली है जितनी कि प्राचीन काल में थी। हमारे दर्शकों के लिए कोई अंतिम विचार? याद रखें कि ज्ञान, अनुशासन और नैतिक कर्तव्य अच्छे शासन के स्तंभ हैं। एक नेता को लोगों और प्रकृति को समझना चाहिए। बिना बुद्धि के शक्ति अराजकता है। मुझे उम्मीद है कि मेरी जिंदगी और शिक्षाएं भविष्य के निर्माण के लिए किसी को प्रेरित करेंगी। धन्यवाद आचार्य, और हमारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। काश ये अतीत की शिक्षाएं हमें आगे बढ़ने में मार्गदर्शन करें। अगली बार तक मैं श्री वर्मा हूं। यह नेतृत्व की किंवदंतियां हैं। वह हार में नहीं, बल्कि अनुशासन में सिंहासन से दूर चला गया। एक वन से जन्मे विद्वान से लेकर भारत के सबसे महान साम्राज्य के वास्तुकार तक,
चाणक्य ने सिर्फ एक राष्ट्र का निर्माण नहीं किया, उसने एक ढांचा बनाया जो आज भी आधुनिक कानून, रणनीति और नेतृत्व के माध्यम से फुसफुसाता है। कुछ लोग कहते हैं कि वह निर्वासन में मर गया, कुछ कहते हैं कि वह मिथक में विलीन हो गया, लेकिन सच्चाई, वह जीवित है। हर साहसी विचार में, हर न्याय संगत कानून में, हर नेता में जो गर्व पर बुद्धिमानी से शासन करने का साहस करता है। एक राजा मरणशील है, एक राज्य गिर सकता है, लेकिन धर्म धर्म स्थायी है। हम प्रेरणा से नहीं, बल्कि अंतर्दृष्टि से नेतृत्व करें। डर से नहीं, बल्कि दूरदर्शिता से। लालच से नहीं, बल्कि ज्ञान, बुद्धिमत्ता से। यह चाणक्य थे, रणनीतिकार, शिक्षक, वह मन जिसने एक साम्राज्य बनाया। चाणक्य की विरासत हमें याद दिलाती है कि ज्ञान और रणनीति स्थायी सफलता की कुंजी है। यदि उनकी कहानी आपको प्रेरित करती है, तो इस एपिसोड को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। आइए, उनके ज्ञान का सम्मान करें और अपने जीवन में उनकी कालातीत शिक्षाओं को लागू करें। जय हिंद। भारत माता की जय।